Welcome students again for the chapter chemical reactions and equations, केमिस्ट्री का चैप्टर 1। कंटिन्यू करेंगे हम पिछले टॉपिक को आगे, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। तो उम्मीद है उस वीडियो से आपको वो क्लियर हो गया होगा सारा, और उसमें एक ख़ास रिएक्शन भी थी जिसको मैंने डिस्कस किया था बीच में, एज एन एक्टिविटी डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। उसमें हमने ये समझा था कि अगर आपको दो रिएक्टेंट दिए जाएं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि आपके पास चीज़ें दो हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन जो आपको मिला वो सिंगल प्रोडक्ट मिला, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शन को मैंने कहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। उसमें हमने एक और भी टाइप बीच में इन्वॉल्व कर ली थी कि अगर हीट यानी कि पैदा हो, ताप ऊर्जा पैदा हो, ऊष्मा पैदा हो, हीट को ही ऊष्मा बोल रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा था उसका नाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक वो टाइप भी वहाँ पे डिस्कस करी थी हमने, ठीक है। बाकी कुछ मैंने कहा था कि आप लोग अपनी बुक के पीडीएफ से अब बाकी की रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं, और कोई क्वेरी हो तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पर आते हैं, अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपकी नेक्स्ट टाइप है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कंपोजिशन में फ़र्क डालेंगे। कंपोजिशन में फ़र्क तो उसमें भी था जिसमें मैंने कहा था कि दो चीज़ें मिलेंगी और एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। कंपोजिशन में तो वहाँ भी चेंज आया था, लेकिन वहाँ जुड़ने के बाद आया था, यहाँ टूटने के बाद आएगा। डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन उसका डी, उसका विपरीत करेंगे। जो कंपोजिशन है उसको तोड़ के नया प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब मैं आपको चीज़ एक दूंगा, यानी आपके पास रिएक्टेंट एक होगा और उसको किसी तरह से बर्न करके, हीट करके या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से यानी बिजली गुजार करके, ऐसे कुछ तरीकों को अपनाने के बाद, तरीके कोई भी हो सकते हैं, हमें एक नहीं, दो नहीं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। उसमें हमें दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट मिला था, यानी चीज़ें दो दी थी, आंसर एक था। अब आपको चीज़ एक दूंगा, आंसर दो या तीन हो जाएंगे। वो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। इसमें हमें क्या होगा, इसमें मैं आपको, या आपके पास रिएक्टेंट एक होगा, लेकिन उसको तोड़ने के बाद, उसके टूट जाने के बाद, उसकी कंपोजिशन में फ़र्क आने के बाद आपके पास दो या तीन प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। देखो, सिंगल रिएक्टेंट, एक अभिकारक, बाईं तरफ लेफ्ट साइड पर, एरो की दूसरी साइड पर, ब्रेक्स डाउन यानी टूटा, और टूटने के बाद टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, यानी कि दूसरी तरफ उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। जैसे आपको एक ईंट दे दी, आपने हथौड़ा मारा और उसके दो तीन पीस हो गए। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरह से, लेकिन चीज़ तो वही रही ना, उसकी कंपोजिशन में फ़र्क आ गया। वो ईंट मैंने पूरी दी थी, अब टूट गई, टूट के उसके हिस्से हो गए, कुछ छोटे हुए होंगे, कुछ इतना बड़ा भी हो गया होगा, साइज में फ़र्क हो सकता है, कोई हिस्सा बड़ा कोई छोटा, लेकिन कंपोजिशन तोड़ दिया आपने। इसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी में नाम क्या है? वियोजन या विघटन अभिक्रिया। नाम याद रखना आपका काम है। इसके बाद हम आप अपनी बुक की एग्जाम्पल को ही लेंगे। पिछले टॉपिक को याद कीजिए, उसमें ये रिएक्शन दी थी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इस तरफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, यानी कि जिसको मैंने कहा था बिना बुझा हुआ चूना और क्विकलाइन, नाम उसका कैल्शियम ऑक्साइड। पानी हमने उसमें मिक्स किया चूने में, और उसके बाद आपके पास चूने का घोल रेडी हो गया, जिसको बोला स्लेक्ड लाइम, हिंदी में बुझा हुआ चूना। किस काम आया था? वाइट वॉशिंग। मैंने कहा था वाइट वॉशिंग सूखने के बाद हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगी, वो ये था, ठीक है। ये रहा आपका कली, ये वाला, और इसमें हमें कौन सी चीज़ मिक्स हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा था क्या बनेगा? एक शाइनी सब्सटेंस। शाइनिंग मतलब दीवार पे शाइनिंग आ गई, वो शाइनी सब्सटेंस का नाम क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम और इसका घर का नाम क्या है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इसका घरेलू नाम है। जैसे इसका क्विक लाइम है, इसका स्लेक्ड लाइम है, इसका लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, ठीक है। और ये शाइनी कलर का होता है, शाइनिंग, ये चमकदार होता है। अब बात आती है, जब ये बन के लग गया, दीवार पे शाइन आ गई, मैंने ये भी बात कही थी पिछली वीडियो के अंदर कि कुछ समय डालने के बाद, मैंने ये नहीं कहा 2-3 दिन बाद ही, कुछ समय डलने के बाद, साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 8 साल हो सकता है, वो कली थोड़ी थोड़ी गिरनी शुरू हो जाती है ना, हाथ लगाओ हाथ पे ही आ जाएगी, पाउडर सा बन जाएगा। वो वापस से क्या बन गया? उस पर और किस चीज़ का अटैक हो गया? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था ये शाइनी था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद
इस पर हीट का असर, जो आसपास वातावरण है, जहाँ गर्म, अगर आपका जहाँ आप रहते हैं वो पोर्शन छत ऊपर बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ कली ज़्यादा उतरती है। और जो निचला पोर्शन होता है वहाँ ठंडा होता है थोड़ा सा, अगर ऊपर बना हो वहाँ कम उतरती है, लेकिन गर्मी का असर वहाँ भी होता है। तो गर्मी कहाँ से आ रही है? आसपास के वातावरण से। आप नहीं दे रहे उसको कुछ भी, वो वातावरण की गर्मी किसके बीच में मिक्स हो रही है? ये जो आपका शाइनी सब्सटेंस था इसके बीच में मिक्स हो रही है, यानी ये हीट ले रहा है। ठीक है ना? अब ये हीट क्या कर रहा है? ले रहा है। तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। और पिछले वाले में क्या हुई थी? इवॉल्व। इंग्लिश में वर्ड क्या है? इवॉल्व। हिंदी में क्या हो, इंग्लिश में दूसरा अभी हीट लेने का वर्ड क्या है? एब्जॉर्ब। उसमें हीट निकली, इवॉल्व। इसमें हीट यूज हुई, एब्जॉर्ब। समझ में आ गई? उसमें हिंदी का वर्ड था ऊष्मा क्षेपी, बाहर होना। इसमें क्या है? ऊष्मा शोषी, शोषण। समझे? लेना, ऊष्मा तो पता लग गया ना, लेना शोषी, निकलना क्षेपी। वर्ड हिंदी के याद करने हैं आपने, मैं तो सिर्फ उसको ढंग बता सकता हूँ कि कैसे उसका मीनिंग समझोगे। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आया था? जो दीवार पे लगा हुआ था, जो शाइंड था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद उस पर हीट का असर, वातावरण का असर पड़ा, उसने हीट एब्जॉर्ब करता रहा। वो धीरे धीरे, एकदम से नहीं किया, धीरे धीरे, कई सालों में। ठीक है? धीरे धीरे हीट क्या हुई? एब्जॉर्ब हुई। तो इसको, इस पर असर हीट का हो रहा है। हीट का ये निशान मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था कि हर जगह हीट लिखा नहीं जाता, ट्राइंगल बना दी जाती है। तो ये निशान आपने याद रखना है। हीट इसने ली, गर्म हुआ, टूटा, टूट के नीचे गिरा। ऐसे ही होता है, ऐसे ही समझेंगे हम इसको। नीचे गिरा का मतलब दीवार नहीं टूट गई, कली गिर रही है नीचे, आपके हाथ से लग रही है। वो जो कली है वो कहाँ से शुरू हुई थी बननी? ये कली कहाँ से बननी शुरू हुई थी? इससे बननी शुरू हुई थी ना, कैल्शियम ऑक्साइड से, क्विकलाइन से बननी शुरू हुई थी ना। तो वापस से कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, यानी कि जो आपने बनाया था उसमें हीट का असर हुआ, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया और वापस से वही पहले वाला पदार्थ फिर से बन के शुरू हो गया। समझ में आ गई? वो गिरना शुरू हो गया। ये था जो पाउडर फॉर्म में गिरता है, यही चूना। लेकिन वो चूना जब आपने लिया था वो भी पाउडर फॉर्म में था और उसके बीच में आपने पानी मिलाया था। ठीक है ना? यहाँ आपके पास हीट बनने के बाद पानी बीच में सूख गया। इसके बीच में जितना भी पानी था, ये जो पानी था मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये सूख गया। सूखने के बाद अब ये अकेला कली के रूप में रह गया, चूने के रूप में। लेकिन इसके साथ साथ एक गैस भी पैदा हुई, क्योंकि इसकी तरफ ध्यान दो, ये जब बना था तब गैस यूज करके बना था ना। अब जब इस पर हीट का असर होगा तो इसके बीच में जो गैस है वो निकल जाएगी, वापस कहाँ मिक्स हो जाएगी? वातावरण में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें एक चीज बताने जा रहा हूं मैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को किसी के साथ रिएक्ट कराओगे तो कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोनेट। और जब कार्बोनेट को तोड़ोगे तो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। बात समझ में आ गई? उत्पाद वाली साइड पर, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये सारी चीज आपस में ना जुड़ी हुई है। सबसे पहले चूना लिया, पानी मिक्स किया, आपके पास ये कली करने वाला पदार्थ घोल तैयार हो गया, आपने कली कर ली। कली करने के बाद वो कली सूखी, वो शाइन करने लग गई, आपको दीवार पे अच्छी लगने लग गई, उसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बीच में था। समय के साथ साथ जब उसमें गर्मी पड़ी, वो ये वाला पदार्थ जो था शाइनी सब्सटेंस, ये धीरे धीरे गर्मी को एब्जॉर्ब करता रहा। गर्मी एब्जॉर्ब करने से ये जो पानी था ये बीच में से भाप बन के उड़ता रहा, तो वापस से पाउडर गिरने लग गया। वो पाउडर जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और एक गैस जो बीच में बनी, जो आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, वो आपकी हवा में मिक्स हो गई। बात समझ में आ गई? तो ये सारा जुड़ा हुआ प्रोसेस है कि पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, और उसके बाद वापस वो रिएक्शन कैसे वहां पहुंच जाती है। समझने वाली बात क्या थी? टॉपिक तो था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने आपको पिछली रिएक्शन से जोड़ा, यहाँ इसका कोई ताल्लुक नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने आपको जोड़ा है इस रिएक्शन को समझाने के लिए, पिछली रिएक्शन से जोड़कर लाया कि आपने दो ली थी, एक बना, उसमें फिर गैस मिक्स हुई वातावरण में से, फिर एक बना, ये तो बीच में मिक्स है। लेकिन जब आपने इसको उठा के तोड़ा और बीच में हीट मिक्स हुई तो इसके पार्ट हो गए। अब आपने रिएक्टेंट एक लिया, सिंगल रिएक्टेंट, आपके सिंपलर प्रोडक्ट्स बन गए। ये थोड़ा सा मिक्स हुआ था,
इसके हिस्से हो गए छोटे छोटे, जैसे ईंट के मैंने बोला था। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब आपको एक अभिकारक दिया जाए, एक रिएक्टेंट दिया जाए और उसको तोड़कर उसके 2-3 प्रोडक्ट्स बन जाएं, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, यानी कि विघटन अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये बिल्कुल, ये चीज जो मैंने आज आपको समझाई है, ये पिछली वाली का उल्टा है, बिल्कुल ऑपोजिट। वहां आपको 2 दिए थे, रिएक्टेंट 2 थे इस तरफ लेफ्ट साइड पर, उस तरफ एक प्रोडक्ट बना। ठीक है। अब हमने एक रिएक्टेंट लिया है, प्रोडक्ट 2-3 बन गए। ये पिछली वाली का ऑपोजिट। अगर आपसे सवाल ये किया जाए क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है, तो हमारा जवाब होगा यस। ठीक है। हिंदी में क्या वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का विपरीत है? हाँ, हाँ है। ठीक है। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन में हम रिएक्टेंट 2 लेते हैं, प्रोडक्ट 1 बनता है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में हम रिएक्टेंट 1 लेते हैं, अभिकारक 1 लेते हैं, प्रोडक्ट 2-3 बन जाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसको हम उधर भी जोड़ेंगे, जो मैंने रेस्पिरेशन की बात की थी। आपको याद है मैंने कहा था रेस्पिरेशन में लंबा प्रोसेस है, सांस भी लेते हो, खाना भी खाते हो, तो खाने में खाई हुई चीज़ों को वो ऑक्सीजन तोड़ देती है। ये क्या था? ये भी तो रिएक्शन वही थी, डिकम्पोजिशन ही थी। ये भी तो वियोजन ही हुआ। आपने खाना खाया, आपने चीज़ एक रखी, ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद 2, 4, 10 जितनी भी थी उसके हिस्से हो गए, ब्रेक डाउन हो गया। हम उसको बोल सकते हैं कि वो भी विघटन हुआ, वो भी वियोजन हुआ, वो भी डिकम्पोजिशन है। ठीक है। यहां मैंने एक और नाम लिया, पिछली में हीट बनी थी, हीट इवॉल्व, ऊष्मा पैदा हुई, एक्सोथर्मिक, ये नाम वहां पे लिया गया था, यानी कि ऊष्माक्षेपी। अब वाले में हमने हीट यूज करी, यानी कि हीट को प्रयोग किया, ऊष्मा को प्रयोग किया। तो जब हीट को प्रयोग किया, ऊष्मा को प्रयोग किया, तो उसका नाम हो जाएगा एंडोथर्मिक। थर्मिक वर्ड वही रहा, एंडो, एंडो मैंने लेना, समझ में आ गई कि नहीं? एंडो मैंने लेना, तो ये उस हिंदी में ऊष्मा शोषी, एब्जॉर्ब, लेना। ठीक है। तो जो हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसी में से एक नाम उभर कर आ गया नया। अब वापस उस वीडियो पे जाकर उस वीडियो में एक टॉपिक था हमारा, मैंने कहा था 5 नाम है, लेकिन उनमें से 2 नाम और हैं जो मैं आगे आगे डिस्कस करूंगा। एक मैंने पिछली में कर दिया था, एक्सोथर्मिक, नया आ गया एंडोथर्मिक। ये दोनों नाम किस पर आधारित थे? एक्सोथर्मिक पर आधारित थे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी और एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, यही नाम पढ़ रहे थे हम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में बोल रहे हैं ऊष्मा शोषी, और अपने एंडोथर्मिक को ऊष्मा शोषी और एक्सोथर्मिक को ऊष्मा क्षेपी बोल रहे हैं। दोनों की दोनों नाम में एक शब्द कॉमन है, इसका भी थर्मिक, उसका भी थर्मिक, उसको हिंदी में ऊष्मा, दोनों का कॉमन, यानी कि दोनों की दोनों रिएक्शंस का जो आधार है वो ऊष्मा है, हीट। हीट ठंडा गर्म किसी को भी बोला जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें गर्मी देनी है। हम किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हर बार गर्मी ही देंगे, आमतौर पर बोला तो ऐसे ही जाता है, लेकिन कुछ भी मीनिंग उसका हम जैसे जैसे रिएक्शंस पढ़ेंगे उसके हिसाब से उसका मीनिंग चलेगा। फिलहाल एक ही बात समझनी है, जिसमें हीट यानी ऊष्मा को पैदा किया गया उसका नाम एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी, और जिसमें एब्जॉर्ब किया गया यानी अवशोषण, उसमें इवॉल्व, उत्पन्न, उसमें इवॉल्व, उत्पन्न, और इसमें एब्जॉर्ब, अवशोषण, उसको बोलना है एंडोथर्मिक। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए ऊष्मा के आधार पर यानी कि थर्मल के आधार पर, हीट के आधार पर रिएक्शंस कितनी टाइप की हैं? 2। एक का नाम एंडोथर्मिक, एक का नाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हो गया? तो हीट के आधार पर है। अब अगर मैं इनको हीट के आधार पे बोल रहा हूं, तो फिर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन चलते 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 2 पार्ट्स में चली गई, तो फिर इन दोनों का, इस पूरी का कोई और नाम भी है। ठीक है। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, अगर हम किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को यानी वियोजन अभिक्रिया को हीट का इस्तेमाल करके अपने उसको परफॉर्म कर रहे हैं, हीट का यूज करके, तो उस हीट के आधार पर उसका नाम हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। मैंने नाम डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही रखा है, वही है ना, एक वर्ड ऐड किया है थर्मल। ये कहाँ से आया, ये लिखा है थर्मिक, थर्मिक वहाँ से आया। ठीक है, तो अगर हम किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट का इस्तेमाल करके आगे परफॉर्म करते हैं तो रिएक्शन का एक और नाम पैदा हो जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ऊष्मीय वियोजन। थर्मल का ही मीनिंग मैंने ऊष्मा बताया था ना, तो वहीं से वर्ड बन गया ऊष्मीय। बाकी डिकम्पोजिशन का मीनिंग तो ये लिखा ही हुआ है, वियोजन या विघटन, तो इसका नाम ऊष्मीय वियोजन भी हो सकता है, ऊष्मीय विघटन भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो फिर से क्लियर कर देता हूँ, जब हम किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट का इस्तेमाल करके परफॉर्म करेंगे तो उस रिएक्शन का एक नया नाम पैदा हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक वर्ड नया लगा देना है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन ए रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग हीट, जब किसी रिएक्शन को हम ऊष्मा का प्रयोग करके परफॉर्म करेंगे या अभिक्रिया उसकी करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया। जो आपकी बुक का PDF पेज आपको वहाँ पे लिंक में भेजा जाएगा, उसमें इसको हाईलाइट किया गया है, वहाँ से आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ये तो मेरा काम सिर्फ यहाँ समझाने का था। 2 वर्ड याद रखने हैं, अगर हीट अब्जॉर्ब हुई है या अवशोषित हुई है तो एंडो वर्ड यूज़ करना है, अगर हीट इवॉल्व हुई है या पैदा हुई है तो एक्सो वर्ड यूज़ करना है। ये जो कुछ भी हमने समझने की कोशिश की है इस पे आधारित हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जाम्पल क्लियर हो जाए कि एक्चुअली मैंने किसके बारे में समझाया। वैसे तो एक्टिविटी यहाँ हो ही चुकी है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर जो कली बनी थी वो कली बाद में हीट अब्जॉर्ब करने के बाद टूट गई, दोबारा से वो पहले वाले चूने की फॉर्म में आ गई है कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में। ये एक एक्टिविटी तो मैं यहाँ समझा चुका हूँ, लेकिन आपकी बुक की एक्टिविटी नंबर 1.5 है, अब हम उस पर चलेंगे। पिछली टाइप में एक्टिविटी 1.4 थी, इसमें एक्टिविटी 1.5 है, उस पर कंटिन्यू करेंगे। एक्टिविटी 1.5 जो आपने कैल्शियम ऑक्साइड ये वो सारा टॉपिक समझने की कोशिश की है। अब आपकी बुक की एक्टिविटी पर आ जाते हैं, एक्टिविटी 1.5 पर। एक्टिविटी 1.5 के अंदर ये रिएक्शन आपको वहाँ पे दिखाई देगी लिखी हुई, अपनी बुक में खोल के देखना। एक्टिविटी 1.5 क्रियाकलाप 1.5 जहाँ पे है वहाँ पर आपको सबसे पहले ये अभिक्रिया दिखेगी नीचे लिखी हुई, ठीक है। FeSO4, पहले पढ़ने का ढंग समझ लीजिए। ये बना Fe2O3 और ये बना SO2, ये बना SO3। S बड़ा O बड़ा, S बड़ा O बड़ा। Fe में F बड़ा E छोटा O बड़ा, इसी तरह FeSO4। अब इनके नाम, ठीक है, ये जो मैंने FeSO4 लिखा हुआ है बुक में आप स्टडी करेंगे, इसका नाम है फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स यानी दाने, हम इसके दाने लेंगे छोटे छोटे जैसे चीनी के दाने होते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, और ये आपने लेने हैं। और इसका वैसे असली जो फॉर्मूला होता है जो बुक में तो नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ, आप नोट्स बना सकते हैं यहाँ से। असली फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे मैंने एक डॉट डाला हुआ है ये इस जगह पर। इसका मतलब पता क्या है, इससे सीधा ये नहीं बना जो यहाँ लिखा हुआ है। पहले इसमें पानी मिक्स है, थोड़ा सा मॉइस्चर, पानी नहीं पूरा, थोड़ा मॉइस्चर, पानी के 7 अणु इसके अंदर हैं एक दाने के अंदर, ऐसे और भी कई दाने होंगे। हम जब इसको पहले हीट करेंगे, ये रहा हीट का निशान, सबसे पहले बीच में से ये उड़ेगा पानी, दाना अपनी जगह रहेगा। इसका मतलब जब इसमें पानी मिक्स था तो इसका कलर क्या था, लाइट ग्रीन। क्या कलर था, लाइट ग्रीन। बुक में नहीं लिखा हुआ, मैंने PDF लिंक में वैसे डाला हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि फेरस सल्फेट का एक्चुअल कलर क्या है, ठीक है। फेरस सल्फेट में से जब पानी उड़ गया तब इसका कलर क्या रह गया, वाइट। इसका मतलब तब भी इसका फॉर्मूला यही रहा, पानी उड़ गया फॉर्मूला यही रहा, वो नहीं बदला। ये तो नया फॉर्मूला आ गया ना, ठीक है। ये फेरिक ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या है, ये फेरस सल्फेट है। क्या नाम है, हिंदी में भी फेरस सल्फेट ही लिखना है, ठीक है। और जब इसमें से पहले पानी उड़ा, पहले पानी उड़ेगा, कैसे उड़ेगा, आपने इसको हीट दी, इसका कलर बदल गया वाइट कलर। उसके बाद आपने जब ये पानी उड़ गया तो ये सूख गया होगा, ड्राई हो गया होगा। ड्राई को जब आप भूनेंगे
तो उसका रंग ब्राउन सा नहीं हो जाएगा जैसे तड़का लगाते हैं, ठीक है। तो जो नया प्रोडक्ट सामने आएगा वो इसके बाद आएगा, पहले इसमें से पानी उड़ा है, पानी उड़ा है, ये रह गया। यहाँ जो मैंने ये अकेला लिख रखा है ना, असल में ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इसी में से आया। समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने यहाँ पे ये लाइट ग्रीन आपको लिख के दिया है और ये जो वाइट लिखा हुआ है, ये असल में इसका कलर है लाइट ग्रीन। जब इसमें पानी मिक्स था, ओरिजिनल पानी उड़ गया हीट देने के बाद, तो आपके पास ये बन गया और इसका कलर क्या है, वाइट। समझ में आ गई? और जब इस वाइट को और भूना तो क्या कलर आया, डार्क ब्राउन। बाकी इसमें और क्या बना, आपको तो एक ही चीज दी हुई है, 3 बन गई। कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। कौन सी, डिकम्पोजिशन, वियोजन। 2 गैसें बन गई, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राई माने 3, वो 3 लगा हुआ ना, वो 3 बोलना है, 2 को बोलना है डाई। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 गैसें बनी, ये 2 गैसें जो बनी हैं, ये इसका कलर डार्क ब्राउन हो गया। ये आपको सॉलिड शक्ल में दिखेगा, भुने हुए शक्ल में गैसें जो हैं वो उड़ जाएंगी और गैसों की स्मेल जैसे अंडा खराब हो गया होता है ना, इस तरह की स्मेल होगी, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई कि रिएक्शन थी क्या। तो 1 सेकंड में दोबारा रिपीट करते हैं। जो मैंने आपको ओरिजिनल मैंने आपको जो दाने दिए थे उसका कलर क्या था, लाइट ग्रीन। जब उसको हीट किया, पानी उड़ गया, तो अब कलर किस में बदला, वाइट। जो आपकी बुक में रिएक्शन है वो ये वाली है, ये वाली, ये वहां नहीं है। समझ में आ गई? ये मैंने आपको बताया कि असल में कहां से शुरू हुआ है। व्हाइट को और भूना और हीट कर दिया, गर्म कर दिया, डार्क ब्राउन में बदल गया, ठीक है, भुन गया। तो इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। अब यहां पर एक बात समझनी, हीट दी है, हीट दी है एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। इसी का नाम थर्मल की वजह से और क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी ऊष्मीय वियोजन। अब समझ में आ गया? जो मैंने आपको 2 नाम और बताए वो इजी ऊष्मा पर आधारित है, हीट पर आधारित है। अब इस एक्टिविटी का बुक में जो डायग्राम है थोड़ा उस पर फोकस करूंगा मैं और कुछ बातें बताऊंगा, वो आपके लर्न करने के लिए, ताकि आपके पेपरों में जो पूछा जाता है वो वहां पे आ जाए। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, पीडीएफ लिंक जब आप खोलेंगे वहां भी दिखाई देगा, आप ही की बुक है ये। इंग्लिश मीडियम वालों की मैंने खोल रखी है, हिंदी मीडियम वालों में भी डायग्राम सेम ही है। समझ में आ गई कि नहीं? तो अपनी बुक में इस डायग्राम पे कंसंट्रेट करना आपने। इस डायग्राम में कुछ मैंने मार्किंग्स दी हैं, वो आपके पीडीएफ लिंक में भी हैं, वहां पे भी आपको दिखाई दे जाएंगी। बेटा आपने याद, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये चित्र किसके बारे में है, आपको चित्र पेपर में आ गया डायग्राम और पूछ रहा है कि इसमें क्या दिखाया गया है, वो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो बीच में इसने ये पकड़ी हुई है ट्यूब, इसका नाम क्या है, इसका नाम बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है। हिंदी में इसको उबालने वाली ट्यूब कह सकते हैं, आपका केली ट्यूब लिख लो, ठीक है। ये जो इसने नीचे रखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, बर्नर। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। ये जो बॉइलिंग ट्यूब ली हुई है, इसके अंदर ये बीच में हमने कुछ डाला हुआ है, वो क्या है, हमने क्या लिया था, हमने लिए थे फेरस सल्फेट के दाने। तो इसके बीच में नीचे क्या है, यहां पर ये ट्यूब के नीचे यहां पर क्या दिखाया गया होगा, फेरस सल्फेट के दाने, ठीक है। इसको नीचे से हमने हीट किया, ये लिखा है ना मैंने हीट किया, तो ऊपर से कुछ धुआं दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ना कुछ धुआं आपको दिखाई देगा, शायद आपको थोड़ा लाइट कलर नजर आ रहा हो क्योंकि बुक में पेज ही उस टाइप से है, लेकिन आप बुक में देखेंगे अपनी बुक में यहाँ पे धुआं दिखाई दे रहा है। वो धुआं किसका है, वो इन 2 गैसों का है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का। समझ में आ गई? और ये लड़की जो इसने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, इसने हाथ ऐसे क्यों रखा हुआ है, यानी कि ये हाथ को ऐसे नाक की तरफ क्यों लेके जा रही है, ये हाथ को इसलिए नाक की तरफ लेके जा रही है कि ये जो धुआं है इसको सूंघ सके, क्योंकि धुएं की डायरेक्शन है ना जाने की, उसको थोड़ा सा अपने नाक, जैसे अगरबत्ती का धुआं हमने सूंघना है, हम ऐसे नहीं करते, वो काम कर रही है, ठीक है। तो ये काम उसके लिए हो रहा है। और इसमें प्रिकॉशन क्या लेनी है, नाक को बिल्कुल पास नहीं लेके जाना। अगर यहां पर ट्यूब पकड़ी हुई है, यहां से धुआं दूर से, नाक को पास नहीं लेके जाना है। बात समझ में आ गई? ये इसकी सावधानी है। तो इस एक्टिविटी में जो यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है। इसके बाद एक्टिविटी जो नेक्स्ट आपकी 1.6 होगी
वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।